नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 200 प्रश्न, यानी कि हम देखेंगे 100 प्रश्न, लेकिन उस 100 प्रश्न में दोस्तों आपको 200-300 प्रश्न आपको यहाँ से याद होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए एक मोटिवेशन लाइन के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। कहते हैं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है और हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। कहते हैं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है और हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मिलता नहीं है कुछ डरने वालों को ज़िंदगी में, मिलता नहीं है कुछ डरने वालों को ज़िंदगी में, लेकिन लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं इस वीडियो में। फ्रेंड्स पहला जो प्रश्न है, देखिए यहाँ से जो प्रश्न कर रहा है फ्रेंड्स, यहाँ से हम पूरा एकदम एक एक चीज़ देखेंगे। ठीक है, प्रश्न कर रहा है कि एक ड्राइंग शीट पर ड्राइंग बनाने में टी स्क्वायर जो है, सेट स्क्वायर तथा प्रोटेक्टर तीनों उपकरणों को एक साथ उपयोग करने के बदले एक ही उपकरण काम आता है। वह क्या है दोस्तों? वह है क्या? उसको हम बोलते हैं मिनी ड्राफ्टर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ऑप्शन सी करेक्ट है, मिनी ड्राफ्टर। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे लगाया गया ना, यहाँ पे एकदम देख सकते हैं, एकदम फिगर भी वहाँ पे बनाया गया है यहाँ पे। ठीक है ना, तो जो यहाँ पे जो रेड कलर का है यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा, ठीक फ्रेंड्स, ये मिनी ड्राफ्टर होता है इसको। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये जो कहाँ से लगाते हैं इसको हम लेफ्ट साइड में लगाते हैं। मिनी ड्राफ्टर को ड्राइंग जो सीट है उसके जो है हम कहाँ लगाते हैं? ड्राइंग बोर्ड के लेफ्ट साइड में लगाते हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो एक प्रश्न आपको 2 प्रश्न बन गया दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, तभी आपको याद रखिएगा। जो कंपास है, कंपास का प्रयोग हम क्या करते हैं? चाप और वृत्त बनाने में हम कंपास का प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और जो सेट स्क्वायर दोस्तों, इसे 15 डिग्री के गुणज में जो है हम एंगल बना सकते हैं सेट स्क्वायर से। ठीक है, आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि D0 नाप वाली ड्राइंग बोर्ड की माप क्या होती है दोस्तों? तो D0 का होता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 1500 × 1000 × 25 mm होता है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे देखिए D0 का साइज होता है 1500 × 1000 × 25, D1 का होता है 1000 × 700 × 25, D2 का होता है 700 × 500 × 15, D3 का होता है 500 × 350 × 15 और D4 का होता है 350 × 250 × 15 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। टी स्क्वायर से अधिकतम किस प्रकार की रेखाएं खींची जाती हैं दोस्तों? तो टी स्क्वायर से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 36 समांतर रेखाएं खींची जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, टी स्क्वायर से। तो टी स्क्वायर भी कई प्रकार का होता है। देखिए कई इसका साइज भी है। देखिए एक होता है T0, तो 1500 mm लंबाई होता है। T1 का 1000 mm लंबाई होता है। T2 का 700 mm लंबाई होता है और T3 का 500 mm लंबाई होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होता है हमारा टी स्क्वायर। यहाँ पे उसका फिगर भी बनाया गया है टी स्क्वायर का। ठीक है ना, यहाँ पे सबसे ऊपर इधर उसका हेड या बोलते हैं, हेड या स्टैक बोलते हैं, और जो लंबा सा होता है उसको हम ब्लेड बोलते हैं। ठीक है ना, ये हमारा टी स्क्वायर होता है। टी स्क्वायर का प्रयोग हम क्षैतिज और समांतर रेखाएं खींचने में करते हैं। क्षैतिज को हम समांतर रेखा करते हैं। ठीक है ना, क्षैतिज रेखा खींच सकते हैं, समांतर रेखा भी खींच सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये कौटिल्य क्लासेस का दोस्तों PDF है। ठीक है, आप देख सकते हैं, इसको मैं पूरा आपको रिविजन करा दे रहा हूँ। ठीक है ना, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आपको वो भी बताऊँगा। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ पूछ रहा है कि T3 ब्लेड की लंबाई कितनी होती है दोस्तों? तो T3 का होता है 500, T0 का 1500, T1 का 1000, T2 का 700, T3 का 500, T4 का 350 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टी स्क्वायर का कौन सा भाग ड्राइंग बोर्ड के वर्किंग एज पर स्लाइड करता है दोस्तों? तो उसको कहते हैं क्या? हेड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हेड कहते हैं। ठीक है, हेड और ब्लेड के बीच में 90 डिग्री का जो है, 90 डिग्री जो है दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं। ठीक है ना, अगला प्रश्न है सेट स्क्वायर के कोण होते हैं दोस्तों? तो सेट स्क्वायर कोण होते हैं ऑप्शन ए 30 डिग्री से 60 डिग्री है और 45 का होता है। ठीक है ना, यानी कि 2 प्रकार का सेट स्क्वायर होता है। एक होता है 90 45 45 और एक होता है 90 60 और 30। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए प्रोटेक्टर से कितनी शुद्धता में कोण मापे वो बनाए जा सकते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन सी करेक्ट है, 1 डिग्री। ठीक है ना, 1 डिग्री का जो है शुद्धता से कोण बनाया जा सकता है। ठीक है, 8वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा उपकरण कोण मापने में प्रयुक्त होता है दोस्तों? तो मापने में चांदा, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं उसको प्रोटेक्टर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है उस उपकरण का नाम बताइए जिसे छोटी दूरियों का मार्किंग व विभाजन में प्रयुक्त करते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? छोटी कंपास। ठीक है, छोटी दूरी रहेगा तो जो है स्मॉल कंपास। ठीक है ना, बड़ी दूरी रहेगा तो बड़ा कंपास या लार्ज कंपास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 120 mm तक व्यास के वृत्त खींचने के लिए इस ड्राइंग उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए 120 mm कुछ मतलब ज़्यादा हो जाएगा तो बड़ी कंपास का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, और जो बड़ी कंपास है वो भी 2 प्रकार का होता है, बीम कंपास और लेंथनिंग बार होता है। ठीक है, 2 प्रकार का। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ये सब बताइए, इस इधर से। ठीक है, फ्रेंच कर्व इस वर्ग से संबंधित दोस्तों। जो फ्रेंच कर्व है वो दीर्घ वृत्त से संबंधित होता है। ठीक है ना, फ्रेंच कर्व से हम जो है कर्व लाइन खींचते हैं, अनियमित रेखा खींचा जाता है इससे। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है फ्रेंच कर्व का फिगर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इरेजिंग शील्ड इस पदार्थ की बनाई जाती है। इरेजिंग जो शील्ड होती है वो स्टील की पतली पत्तियों से बनाई जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं।
मध्यम ग्रेड की पेंसिल निम्न में से कौन सी है? मध्यम ग्रेड की दोस्तों इसमें से कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी, HB। ठीक है, मध्यम ग्रेड। मध्यम देखिए कौन कौन सा आता है दोस्तों? 3H, 2H, H, HB और F और B आता है। ठीक है, यानी कि जो H, 2H ये तीनों जो है वो मध्यम ग्रेड की पेंसिल है। ठीक है, बाकी जो 9H है वो हार्ड ग्रेड की पेंसिल है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन A, B, C तीनों सही है। ठीक है ना। और इसमें से देखिए जो HB है वो हार्डनेस और प्लस ब्लैकनेस दोनों इसमें होता है। H फॉर हार्डनेस, B फॉर ब्लैकनेस। ठीक है, तो हार्डनेस यानी कि क्ले से बना होता है, और क्ले यानी कि क्ले बढ़ाएंगे दोस्तों, अगर मिट्टी बढ़ाएंगे तो उसके हार्डनेस बढ़ेगा, और ग्रेफाइट बढ़ाएंगे तो ब्लैकनेस बढ़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अक्षरांकन और आउटलाइन ऑब्जेक्ट लाइन खींचने के लिए कौन से ग्रेड की पेंसिल उपयोग में लाई जाती है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी, H या 2H का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। 9H का पेंसिल सबसे कठोर होता है। ठीक है, और सबसे महीन लाइन खींचता है। ठीक है, एकदम हल्का। मृदु ग्रेड और कठोर ग्रेड के पेंसिल ड्राफ्टिंग कार्य के लिए उपलब्ध है। निम्न रेखाचित्र कार्य में किसके लिए मृदु ग्रेड का पेंसिल का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, गाढ़ी रेखा खींचने में हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। तकनीकी ड्राइंग में पेंसिल का चुनाव इस आधार पर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, लाइन वर्क का आकार। ठीक है ना, उसके आधार पर, यानी कि साइज ऑफ लाइन वर्क के हिसाब से जो है टेक्निकल ड्राइंग में पेंसिल का चुनाव किया जाता है। ठीक है, दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो पतली लाइन होती है दोस्तों, पतली लाइन दोस्तों जो उसकी मोटाई होती है पतली लाइन की वो 0.2 mm होता है, और जो मोटी लाइन होता है विजिबल जो आउटलाइन जो बनाया जाता है इससे मोटी लाइन वो 0.5 mm का होता है मोटाई उसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइन ड्राइंग किस ग्रेड की पेंसिल से बनाई जाती है? फाइन ड्राइंग तो 3H पेंसिल से बनाई जाती है। ठीक है, और जो बी है वो शैडो यानी कि मोटी रेखा बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कला और ये क्या लिखा है? कला वारे लिखा है। चलिए ठीक है, 5 बीस से बनाया जाता है। और देखिए नीचे कुछ ट्रिम्ड ड्राइंग शीट के साइज दिए गए हैं, इनमें से A2 नामित शीट का ड्राइंग चुनो। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो A2 का क्या होता है? 420 × 594। ठीक है, ये ट्रिम्ड साइज का है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं A0 का जो साइज होता है 841 × 1189 होता है। ठीक है, जो इसका एरिया होता है 1 मीटर स्क्वायर का होता है। A1 का साइज है 594 × 841, A2 का है 420 × 594। ठीक है, A3 का होता है 297 × 420, A4 का होता है 210 × 297, A5 का होता है 148 × 210। ठीक है फ्रेंड्स, A0 का एरिया याद रखिएगा 1 मीटर स्क्वायर है, और A3 का 1/8 जो है मीटर स्क्वायर है। ठीक है, क्रम से है, A0 का 1 मीटर स्क्वायर है, A1 का 1/2 मीटर स्क्वायर है, A2 का 1/4 मीटर स्क्वायर है, A3 का 1/8 मीटर स्क्वायर है, A4 का 1/16 मीटर स्क्वायर है, और A5 का 1/32 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि मानक इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट की चौड़ाई 841 mm है तो इसकी लंबाई कितना होगा? तो इसका लंबाई होगा दोस्तों कितना? 1189। ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ड्राइंग शीट के एक साइज से अगले छोटे साइज के क्षेत्रफल में कितना अनुपात होता है दोस्तों? तो 2:1 होता है। ठीक है, 2:1 होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ड्राइंग शीट में मार्जिन लाइन का प्रिंट होता है तो क्या प्रिंट होता है? ऑप्शन बी, परिष्कृत साइज यानी कि ट्रिम्ड साइज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्री हैंड स्केचिंग के लिए हम कौन से प्रकार का ड्राइंग शीट प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो A4 साइज का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, तकनीकी ड्राइंग्स के लिए सामान्यतः किस तरह के कागज का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स? तो तकनीकी ड्राइंग के लिए दोनों का, कार्टेज पेपर और ट्रेसिंग पेपर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आरेखन शीट के बाएं सिरे पर अधिक मार्जिन किस लिए छोड़ा जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन देखिए ए और बी दोनों सही है। सीटों को उपयुक्त रूप से जिल्द में बांधने के लिए और सीट के कार्यकारी क्षेत्र को पर्याप्त स्पष्टता देने के लिए। ठीक है, तो दोनों ये सही जवाब है। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं। एक इंजीनियरिंग ड्राइंग विभिन्न प्रकार की जानकारी देती है, सब उनमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी क्या होती है दोस्तों? ऑप्शन डी, साइज यानी कि आकार। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पैमाना का प्रकार है? तो ऑप्शन नंबर देखिए सब सही है। प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल और कंपैरेटिव स्केल, यानी 3 प्रकार का ये स्केल होता है। प्लेन स्केल होता है, डायगोनल स्केल होता है और कंपैरेटिव स्केल होता है। ठीक है, तो प्लेन स्केल दोस्तों 9.2 सेंटीमीटर, डायगोनल स्केल 9.23 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और यहाँ पे उपयुक्त सभी करेक्ट है। ठीक है, एक कलाई घड़ी के संघटक को चित्रित करने हेतु किस प्रकार के पैमाने का प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन बी, बृहद पैमाने का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, कलाई घड़ी बहुत छोटा होता है तो उसको जो हम बनाना ड्राइंग करेंगे तो उसका बड़ा बनाएंगे। ठीक है, और लघु पैमाना दोस्तों होता है रिड्यूसिंग स्केल, जो है पुल, सड़क और एयरक्राफ्ट बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, RF बराबर होता है दोस्तों, देखिए
अगर RF का मान देखिए 10 और 1 है, ठीक है ना, 10 1 है, इसका मतलब दोस्तों कोई चीज़ 1 है उसको हम 10 गुना बड़ा बनाए तो उसको हम कहते हैं इनलार्ज बोलते हैं, ठीक है ना, इनलार्जिंग स्केल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। समान त्रिकोण के सिद्धांतों पर निम्न पैमाने का नाम बताइए फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, विकर्ण पैमाना, डायगोनल स्केल। ठीक है, अगला प्रश्न है BIS से आप क्या समझते हैं। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इसका जो है फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है पेंसिल के लीड का ग्रेड अधिक नर्म होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है 7B। जितना B बढ़ता जाएगा उतना जो है वो नर्म होता जाएगा। ठीक है, सबसे कठोर 9H होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। विद्युत घंटी का इसमें से संकेत कौन सा है। ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है ना, जो ऑप्शन पहला है वो बजर का है। ऑप्शन डी वाला 1 वे स्विच का है। ठीक है, जो सी वाला है वो 6 एम्पियर सॉकेट का है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ रेखा चित्र में प्रतीक के नाम को पहचानिए। ठीक है, तो ये किसका दोस्तों क्या है, ये गैल्वेनोमीटर होता है। ठीक है ना, जो धारा को मेजर करता है। ठीक है, धारा की दिशा बताता है कि धारा फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है ना, दिष्ट विद्युत धारा जनरेटर को साधारण प्रतीक क्या होगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो ए वाला है वो जनरेटर का है, बी वाला AC मोटर का है, डी वाला DC मोटर का है और सी वाला ये DC जनरेटर का है। ठीक है, और यहाँ पर जो बना है साइड में ये AC जनरेटर का है, देख सकते हैं आप। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र परंपरागत चित्र कांच को प्रदर्शित करता है। तो कांच का दोस्तों कौन सा, इसमें से ऑप्शन सी वाला है। ठीक है ना, ऑप्शन सी वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी यहाँ पर सब देख सकते हैं। बी वाला जो है लीड और जिंक का है, डी वाला कंक्रीट का है। ठीक है ना, ए वाला दोस्तों ये जो है मेटेलिक शीट होता है ना उसका है। पदार्थ का रूढ़िगत निरूपण पहचानिए फ्रेंड्स। देखिए किसका है, ये स्टील का है। ठीक है ना, किसका सिंबल है, स्टील का है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे चित्र में बी मशीन ड्राइंग में किसको दर्शाता है। जो बी है वो कौन सा लाइन दोस्तों है, वो कौन सा, इसको कहते हैं क्या, प्रतिदर्शन लंबाई यानी कि सैंपल लेंथ बोलते हैं बी को। ठीक है, और ए होता है खुरदरेपन का मान। जो ए लिखा है वो क्या है, खुरदरेपन का मान है। ठीक है, अगला प्रश्न है किसी गियर के बीच सर्कल और दांतों टूथ के निचले हिस्से के बीच की दूरी का क्या कहते हैं दोस्तों। उसको कहते हैं क्या, डिडेंडम कहते हैं। क्या कहते हैं, डिडेंडम कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है संकेतन 2x56 का अर्थ क्या है। इसका मतलब यह है कि 6 इकाई व्यास के 2 वृत्त। ठीक है ना, 6 इकाई व्यास के 2 वृत्त है। ठीक है ना, और 5-6 लिखा होगा तो उसका मतलब है कि जो उसका व्यास है वो 6 mm है। ठीक है, किस प्रकार की रेखा चित्र में घटकों, निर्माणों या संबंधों का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। तो योजनाबद्ध इसका करेक्ट है, यानी कि सिस्टमेटिक बोलते हैं योजनाबद्ध को। ठीक है, अगला प्रश्न है 40 नंबर का, किसी इंजीनियरिंग आरेख पर चिन्हित संक्षिप्त नाम SR का मतलब क्या होता है। तो SR का मतलब होता है दोस्तों स्फेरिकल रेडियस, यानी कि स्फेरिकल रेडियस। ठीक है, उसके बाद है स्थिर पानी की ऊपरी सतह के समानांतर खींची गई रेखा क्या कहलाती है दोस्तों। उसको हम कहते हैं क्या, क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सी उपयुक्त लंबाई की सीधी रेखा है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, एकदम सीधी रेखा है। ठीक है ना, देख सकते हैं आप। ठीक है, बाकी जो बी वाला है वो समांतर लाइन है। ठीक है, उपयुक्त लंबाई की सीधी रेखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो रेखा है। ठीक है ना, रेखा है तो इसलिए हम जो है दोनों तरफ हम डॉट लगाएंगे। ठीक है ना, x और y लिखना ही पड़ेगा। ठीक है ना, रेखा और किरण में फ़र्क होता है फ्रेंड्स। ISI द्वारा निर्धारित किए गए विभिन्न रेखा समूहों में से कौन सी माप रेखा जो G के लिए किसी भी समूह में नहीं रखी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 1.8 mm। ठीक है, बाकी तीनों को रखा गया है। ठीक है ना, अगला प्रश्न है ISI ने विभिन्न प्रकार की रेखाओं को उनकी माप के आधार पर विभिन्न समूहों में विभाजित किया जाता है गया है। निम्न में से रेखा समूह 0.5 में 8 यानी कि बी टाइप की रेखा की माप है। तो ऑप्शन नंबर सी 0.2 mm सतत पतली रेखा इसको बोलते हैं, इसको मोटाई होता है फ्रेंड्स। ठीक, अगर दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा मिस्टर सूरज एक्सप्लेनर के नाम से। ठीक है, इसी चैनल के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, उसका मैं आपको लिंक दे दूंगा कमेंट बॉक्स में, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, उसमें मैं जितना भी PDF दोस्तों मैं पढ़ाऊँगा आज तक वो सब PDF जो है उसी में आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और अगर दोस्तों आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है
नीचे चित्र में जो है रेखा है, ये कौन सा दोस्तों रेखा है, तो इसको बोलते हैं दीर्घ अवरोध रेखा, यानी कि लॉन्ग ब्रेक लाइन बोलते हैं, ठीक है, जिग जैग लाइन भी बोलते हैं। ये डी प्रकार का लाइन इसको बोला जाता है, डी प्रकार का। और जो लघु अवरोध रेखा होता है उसको हम सी प्रकार का रेखा बोलते हैं, ठीक है। और जो विमांकन यानी कि डायमेंशन लाइन होता है उसको हम बी प्रकार का रेखा बोलते हैं, ठीक है ना, बी में भी B2 बोलते हैं। और जो कि सेंटर लाइन है, केंद्र रेखा, इसको हम जी प्रकार का रेखा बोलते हैं, G1 बोलते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यह शीर्ष चिन्हों द्वारा निलंबित है, आयाम की सीमा की दशा दर्शाते हुए, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, डायमेंशन लाइन, ठीक है ना, डायमेंशन लाइन, ठीक है। ड्राइंग पर अवयव के किनारे तथा दृश्य बाह्य रेखाओं को प्रकट करने के लिए कौन सी रेखा प्रयोग की जाती है दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट है, एक मोटी रेखा प्रयोग की जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। मोटी रेखा दोस्तों सतत मोटी रेखा, इसकी जो मोटाई होती है 0.5 mm होती है, ठीक है ना। और जो ये मोटी रेखा होती है वो भी दो प्रकार की होती है, A1 और A2 होता है, ठीक है ना। A1 दोस्तों, A1 को बोलते हैं विजिबल आउटलाइन और A2 को बोलते हैं विजिबल एज, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, यदि किसी इकाई में एक या अधिक चल भाग हैं तो चल भागों की चरम स्थितियों का संकेत निम्नलिखित में से कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी है, लंबे डैश युक्त दोगुने डाट वाली पतली रेखा, डबल डॉटेड थिन लाइन विथ लॉन्ग डैश। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बनाया भी गया है, ठीक है ना। इसको हम के प्रकार की रेखा बोलते हैं, के में भी K2 वाला बोलते हैं, ठीक है ना। के में भी कई प्रकार होता है, K1 K2, तो उसको हम K2 बोलते हैं। नंबर 49 का क्वेश्चन है कि मोटे सिरों वाली पतली चिन्ह रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, कटिंग प्लेन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कटिंग प्लेन, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अब इसका फिगर भी बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 है, किसी वस्तु की आउटलाइन हेतु प्रयुक्त रेखाएं कहलाती हैं, तो क्या कहलाती हैं, ऑप्शन नंबर डी, वस्तु रेखाएं या ऑब्जेक्ट लाइन कहते हैं। ये जो है ए प्रकार का उसको बोलते हैं, ठीक है ना, ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत सी रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, तो उस रेखा की पहचान कीजिए जो अदृश्य रेखा के रूप में प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए करेक्ट है, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं डैश लाइन, क्या बोलते हैं, डैश लाइन या डॉटेड लाइन भी इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। ये ई और एफ होता है, ठीक है ना, ई और एफ प्रकार का होता है। जो ऑप्शन बी है, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं जिगजैग लाइन है, तो इसको बोलते हैं डी प्रकार का लाइन बोलते हैं। और सी वाला क्या है, ये दृश्य है, ए वाला है, ठीक है ना। और विजिबल लाइन है ये वाला, सी वाला, ठीक है ना। ऑप्शन जो डी है, ये देख सकते हैं, ये सी प्रकार का है, फ्री हैंड जो होता है वो होता है, ठीक है ना दोस्तों। अगर आप वीडियो ये वाला देख रहे हैं, ठीक है ना, अगर यहाँ तक आप देख रहे हैं दोस्तों, तो आप अपना नंबर कमेंट करिएगा, मोबाइल नंबर, मैं आपको 1 रुपये सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसी को करूँगा जो वीडियो ये देख रहा है, ठीक है ना। तो मतलब देखते हैं कौन आता है, कौन देख रहा है इस वीडियो को, ठीक है। 1 रुपये सेंड करूँगा, ठीक है दोस्तों, जो सबसे पहले कमेंट करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, जब दो या दो से अधिक रेखाएं किसी भी बिंदु पर नहीं मिलती हैं तो वे कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, समांतर रेखा कहलाती हैं, ठीक है। कभी भी समांतर रेखा आपस में नहीं मिलती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सजावटी अक्षर जिनका उपयोग तकनीकी ड्राइंग में नहीं किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, टेक्स्ट अक्षर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेक्स्ट अक्षर, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54, तिरछे अक्षरों के लिए ऊर्ध्वाधर से कोण कितना होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, 15 डिग्री, यानी कि हॉरिजॉन्टल से 15 डिग्री होता है। लेकिन दोस्तों जो है, अगर हम यानी कि वर्टिकल प्लेन से 15 डिग्री झुका होता है, लेकिन अगर हम वही बात करें हॉरिजॉन्टल प्लेन से, ठीक है ना, ऊर्ध्वाधर कोण की बात करने की बात करें क्षैतिज से, तो वो 75 डिग्री जो है झुका होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, IS 9609/1983 के अनुसार अक्षरों की मानक ऊंचाई किस संख्या के प्रोग्रेसिव अनुपात में होती है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, करड़ी में 2। आगे बढ़ते हैं, लोअर केस अक्षरों की ऊंचाई कितनी होती है, लोअर केस अक्षरों की ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों, तो 2.5 से 14 mm होता है, ठीक है ना, 2.5 से 14 mm होता है। अगला प्रश्न है, अक्षरों की ऊंचाई व चौड़ाई में कितना अनुपात सामान्यतः होता है, 7:4 या 7:5 होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक इंजीनियरिंग ड्राइंग में विमाओं पर लिखे गए कौन से अक्षर यह इंगित करते हैं कि यह अतिरिक्त जानकारी है और वास्तव में आवश्यक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए, REF, ठीक है। अगला प्रश्न है, ये डायमेंशनिंग किसी पार्ट की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई आदि को दर्शाती है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ए दोस्तों, साइज डायमेंशनिंग, ठीक है ना, साइज डायमेंशनिंग। जो लोकेशन डायमेंशनिंग है ये स्थान को दर्शाती है। अगला प्रश्न है, चित्र में कार्यात्मक विमा चुनिए, तो कौन सा इसमें कार्यात्मक विमा है, तो ए वाला जो सही है, ठीक है ना, ए।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विमा रेखा की सही प्रक्रिया प्रदर्शित करती है? तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना फ्रेंड्स, ऐसा ही देख लीजिएगा, ऐसा ही बनता है, ठीक है ना, विमा रेखा, ठीक है। अगला प्रश्न है, डायमेंशनिंग की इस विधि में न्यूमेरिकल वैल्यू को डायमेंशन लाइन के टूटे भाग में इस प्रकार लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, यूनिडायरेक्शनल सिस्टम, ठीक है। अगला प्रश्न, डायमेंशनिंग की इस विधि में न्यूमेरिकल वैल्यू को डायमेंशन लाइन के ऊपर इस प्रकार लिखा जाता है कि सामने से व दाएं से आसानी से पढ़ा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी, अलाइंड सिस्टम बोलते हैं इसको, अलाइंड सिस्टम बोलते हैं। जब एक सामान्य मूल बिंदु से सारे आयाम निर्दिष्ट किए जाएं तथा एक दूसरे के समांतर अवस्थित हो तो वे क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो वे समांतर कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, माप देने के प्रबंध का नाम बताओ। माप देने के प्रबंध का नाम है दोस्तों ऑप्शन ए, प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग, ठीक है, प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग। जिन समीपवर्ती कोण का योग 180 अंश होता है वह कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? समपूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। और पूरक कोण क्या होता है? इसमें अल्फा बीटा का मान 90 अंश होता है। सरल कोण 180 डिग्री का होता है। संपूरक कोण में दोनों का योग 180 होता है। सम कोण में एक जो है वो 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री से अधिक व 180 डिग्री से कम वाले किसी भी मान का कोण क्या कहलाता है? तो अधिक कोण कहलाता है, ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है, ठीक है। और 180 से अधिक और 360 से कम वाले को कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, बृहत कोण कहते हैं, ठीक है। उस चतुर्भुज का नाम बताइए जिसमें विपरीत भुजाएं समांतर और बराबर हैं और समकोण नहीं हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक वृत्त की परिधि पर कोई भी दो बिंदुओं के बीच के भाग का नाम क्या है फ्रेंड्स? तो बोलते हैं उसको क्या? चाप बोलते हैं, ठीक है ना, चाप। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्प में नियमित बहुभुज है। ऑप्शन ए करेक्ट है, ये एक नियमित बहुभुज है, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक समषष्टभुज में कि अंतःकोणों का मान कितना होता है? तो 108 डिग्री, यानी कि 108 जो वो पंचभुज में होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है, 120 अंश, ठीक है ना। और एक अष्टभुज में, अष्टभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है दोस्तों? तो 1080 होता है, ठीक है ना, 1080 होता है। जब शंकु को केंद्रीय प्लेन इसकी तिर्यक रेखा में समानांतर काटे तो यह कोनिक सेक्शन बनता है। ऑप्शन बी, परवलय बनता है। क्या बनता है? परवलय बनता है। जब समकोण अपनी साइड के चारों ओर घूमता है तो वह ठोस बनाता है। ठोस का नाम बताइए? शंकु, ठीक है ना, शंकु। बड़ा अक्ष और छोटा अक्ष में पाया जाता है तो क्या पाया जाता है? दीर्घवृत्त पाया जाता है, ठीक है, इलिप्स पाया जाता है। निम्न में से कौन सी द्विविमीय आकृति है दोस्तों? तो ऑप्शन बी, आयत। आयत एक क्या है? द्विविमीय, यानी कि 2 डायमेंशनल, ठीक है, फिगर है, शेप है। यदि एक आयत को किसी भुजा के चारों तरफ घुमाया जाएगा तो क्या बनेगा? तो बनेगा बेलन, यानी कि सिलेंडर बनेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, डैश डैश वक्र एक ऐसा वक्र है जिसे किसी वृत्त या किसी बहुभुज के खुले हुए किसी थ्रेड के मुक्त छोर से इस प्रकार खींचा जाता है कि थ्रेड हमेशा वृत्त या बहुभुज की भुजा पर संकुचित और स्पर्श रेखीय रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है दोस्तों, कोई यौगिक यानी कंपाउंड इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ऑब्जेक्ट व प्रोजेक्शन को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो ऑप्शन सी, प्रोजेक्टर कहलाती हैं, प्रोजेक्शन लाइन उसको हम बोलते हैं। तिर्यक प्रक्षेप में वस्तु का एक कोण क्या होता है दोस्तों? तो उसमें से कोई भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है और 60 भी हो सकता है। पार्श्व दृश्य यानी कि साइड व्यू को किस तल पर प्राप्त किया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन सी, सहायक ऊर्ध्वाधर तल, यानी कि एक्सिलरी वर्टिकल प्लेन पर प्राप्त किया जाता है साइड व्यू को। अगला प्रश्न है, एक सममितीय प्रक्षेपण होता है यानी कि एन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इज। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, 3D में देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। वह कोण जो सममितीय रेखाएं एक दूसरे के साथ बनाती हैं उसको मतलब कितना एंगल होता है दोस्तों? तो 120 डिग्री होता है, ठीक है ना, 120 अंश होता है। आइसोमेट्रिक व्यू की झुकी लाइनें हॉरिजॉन्टल के साथ कितना कोण बनाती हैं फ्रेंड्स? तो 30 अंश का कोण बनाती हैं, ठीक है ना, आइसोमेट्रिक व्यू में। किसी वस्तु का आकार एवं परिमाण बताने के लिए न्यूनतम कितने दृश्य बनाने पड़ते हैं फ्रेंड्स? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, 2 बनाने पड़ते हैं, एक टॉप व्यू एक फ्रंट व्यू। टॉप व्यू में लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, फ्रंट व्यू में लंबाई गुणे ऊंचाई होता है। ऑब्लिक व्यू में एक फेस होता है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी प्लेनर प्रोजेक्शन के लंबवत, प्लेनर प्रोजेक्शन के इंक्लाइंड और प्लेनर प्रोजेक्शन के समानांतर, ठीक है ना। यदि एक वस्तु तृतीय चतुर्थांश में है तो निर्देश तलों से संबंधित उसकी स्थिति क्या होगी? तो उसकी स्थिति दोस्तों होगी ऑप्शन डी, ऊर्ध्वाधर समतल के पीछे और क्षैतिज समतल के नीचे होगी।
88 वाला क्वेश्चन है कि लंबकोणीय प्रणाली में यदि किसी वस्तु को HP के नीचे व VP के पीछे रखा जाए तो वस्तु किस कोण में स्थित होगी? तो ऑप्शन नंबर सी, तृतीय कोण, थर्ड एंगल में स्थित होगी। एक बिंदु का उन्नयन संदर्भ रेखा के 40 mm ऊपर है तथा अनुविक्षेप संदर्भ रेखा से 50 mm नीचे है, तो यह बिंदु है ऑप्शन नंबर बी, 40 mm HP के ऊपर। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का वह दृश्य जो पार्श्व की ओर से देखने पर अतिरिक्त ऊर्ध्वतल पर बनता है क्या कहलाता है? किसी वस्तु का वह दृश्य जो पार्श्व की ओर से देखने पर अतिरिक्त ऊर्ध्वतल बनता है क्या कहलाता है? उसको कहते हैं साइड एलिवेशन, कहते हैं साइड एलिवेशन। यदि एक आयत VP के समानांतर है तो उसका HT कहाँ प्राप्त होगा दोस्तों? तो XY रेखा के समानांतर प्राप्त होगा। किस कोण प्रोजेक्शन में प्लान वस्तु के फ्रंट व्यू की ठीक नीचे बनता है? तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनता है। ठीक है ना। थर्ड यानी कि दोस्तों फर्स्ट एंगल में क्या होता है, फ्रंट व्यू ऊपर बनता है, टॉप व्यू नीचे बनता है, और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू ऊपर बनता है और फ्रंट व्यू नीचे बनता है। यदि एक रेखा VP के यानी कि वर्टिकल प्लेन के लंबवत है और HP के यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के समानांतर है तो इसके सामने का दृश्य होगा तो एक बिंदु होगा, ओनली अ पॉइंट। अगला प्रश्न है दोस्तों कि यदि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू को F से लिखा जाता है तो ABCD में से टॉप व्यू कौन सा है? फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ए क्या है, फ्रंट ए को क्या कर रहा है कि जो है फ्रंट व्यू को F से, तो फ्रंट व्यू के नीचे बनता है क्या, टॉप व्यू। ठीक है ना, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 95 है कि यदि एक बेलन आधार के सहारे भूमि पर रखा हो तो उसका सम्मुख दृश्य कैसा होगा? यानी कि बेलन रखा है दोस्तों, तो जो उसका सम्मुख दृश्य होगा तो ऑप्शन नंबर बी, आयत, उसका आयत होगा। ठीक है ना, आयत की तरह वो दिखेगा। अगला प्रश्न है कि तृतीय कोण प्रक्षेप में दायां पार्श्व सम्मुख दृश्य के किस तरफ बनता है? तो थर्ड एंगल में दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सम्मुख के दाएं की साइड बनता है, दाएं साइड। ठीक है ना, थर्ड एंगल में टॉप व्यू ऊपर बनता है, फ्रंट व्यू नीचे बनता है, फ्रंट व्यू के दाएं साइड में राइट साइड व्यू बनता है और फ्रंट व्यू के जो है बाएं साइड में लेफ्ट साइड व्यू बनता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, चित्र निम्न में से चित्रीय प्रक्षेप कौन सा दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, सभी, यानी कि संदर्श प्रक्षेप, इसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। बी है तिर्यक प्रक्षेप यानी कि ऑब्लिक प्रोजेक्शन, और सी है समपरिमाण प्रक्षेप यानी कि आइसोमेट्रिक प्रक्षेप। तो ये तीनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी वस्तु की लंबाई तथा चौड़ाई सदैव किसमें प्रदर्शित होती है? तो किसी वस्तु की लंबाई और चौड़ाई जो है सदैव टॉप व्यू में, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा लंबाई और चौड़ाई। ठीक है ना, टॉप व्यू में, और एलिवेशन में यानी कि फ्रंट व्यू में लंबाई और ऊंचाई होता है। ठीक है, और साइड व्यू में क्या होता है, चौड़ाई और ऊंचाई हमको दिखता है। ठीक है ना, किसी वस्तु को अगर आप जो है सामने से देखेंगे यानी कि फ्रंट व्यू देखेंगे तो उसका आपको लंबाई और उसका ऊंचाई दिखाई देगा। ठीक है, और अगर टॉप व्यू से देखेंगे दोस्तों, ठीक है, तो क्या दिखाई देगा, देखिए साइड व्यू में चौड़ाई और ऊंचाई दिखाई देगा। ठीक है, तो जो है लंबाई और चौड़ाई सदैव जो है ऑप्शन ए टॉप व्यू में दिखाई देते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में दाईं साइड फ्रंट व्यू के किस तरफ बनता है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, फ्रंट व्यू के दाएं बनता है, फ्रंट के दाएं बनता है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में दाईं साइड फ्रंट व्यू जो है फ्रंट के दाएं बनता है। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों है इस वीडियो का, ड्राइंग में एक वस्तु की वास्तविक विमा को कौन सा व्यू व्यक्त करता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, आइसोमेट्रिक व्यू। तो दोस्तों और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं, ये तो वैसे लिखा है। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों आपको 100 क्वेश्चन मैंने कराया, लेकिन 100 क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं कितना मैंने आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताया है। तो पूरा मिलाकर दोस्तों आपको कम से कम 200 प्रश्न तो हो ही गया होगा। ठीक है ना, क्योंकि D0, D1, D2, D1, ठीक है, जैसे T0, T1 सब आपको मैंने आप इस वीडियो में बताया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पूरा दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जो है टेलीग्राम ग्रुप का जो है लिंक है, उसको आप क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स मैंने आपको वीडियो में, अगर आप बीच में का वीडियो देखे होंगे तो आपके लिए एक सरप्राइज़ था। ठीक है, तो आप नहीं देखें तो जरूर देख लीजिएगा, बीच में आपको सरप्राइज़ मिल जाएगा दोस्तों कि क्या मैंने सरप्राइज़ आपको दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसा लगा वीडियो ये पूरा कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, तो आपके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। आप जानते हैं दोस्तों कि पेपर टल गया, 1920 को पेपर था, पेपर टल गया, अब फिर से डेट आएगा। तब तक दोस्तों जो अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट अगर आपका कमज़ोर है, ठीक है ना, तो ज़रूर उसका जो अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। और कौन सब्जेक्ट कमज़ोर है दोस्तों,
तो बताइएगा, अगर आप उस टॉपिक में प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको उसके लिए अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है। बस आप कमेंट करेगा किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, तो उसका जो मैं आपको वीडियो बना दूंगा स्पेशल, ठीक है। तो बाकी सब कुछ भी अगर पूछना होगा दोस्तों, मुझसे कुछ आप पूछना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर है 9889792600। इस पर आप जो है व्हाट्सअप करेगा, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। किसी भी टाइम पर, एनी टाइम पर आप जो है मैसेज कॉल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो और भी कोई आपका कोई भी सवाल होगा, PDF चाहिए इसका, तो आपको जो है टेलीग्राम चैनल में आपका जो है इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको वीडियो को आप कई बार देख लीजिएगा, उसको कई बार वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है ना। पूरा आपको रिवीजन कर लीजिएगा, हर एक क्वेश्चन इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका है, ठीक है फ्रेंड्स। इसको तो आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। जो आपका ये माप है ना, इस जरूर यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो कैसा लगा आपको वीडियो बताइए कमेंट करके, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।